नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। शनिवार है, रात के 8 बज चुके हैं और बैंकिंग की बात मेरे साथ का ये 50वां एपिसोड है। आप सबका स्नेह, आप सबका प्यार, उसके कारण से ये संभव हो सका कि मैं आज 50वां एपिसोड बैंकिंग की बात का बना रहा हूँ। आज बात करेंगे जिन विषयों पे, वो है पब्लिक सेक्टर बैंक का जो है रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा लगातार चौथे साल। इंडसइंड बैंक ने शुरू किया वर्क फ्रॉम होम और एमिरेट्स एनबीडी को मिली इजाज़त आरबीएल में 74% की हिस्सेदारी खरीदने की, और आरआरबी के ऊपर आरबीआई ने बनाई प्लानिंग कि किस तरह से डिजिटलाइजेशन को बढ़ाया जाए और फ्रॉड्स को रोका जाए। वैसे ही रिजर्व बैंक ने जो डिजिटल फ्रॉड्स को रोकने के लिए P2P ट्रांजैक्शंस में पॉज देने के लिए एक योजना बनाई थी, उसको लगभग हरी झंडी मिल गई है। सभी बैंक भी उसके लिए तैयार हैं। तो इन 5 विषयों पे बात करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले, पब्लिक सेक्टर बैंकों ने लगातार चौथे साल रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट कमाया है। इस बार 11.21% की वृद्धि हुई है प्रॉफिट में, और 1.998 लाख करोड़ का प्रॉफिट है, जो पिछले साल 1.78 लाख करोड़ था, और उससे पहले 1.41 लाख करोड़, और उससे पहले 1.05 लाख करोड़, यानी 4 साल लगातार प्रॉफिट के साथ साथ जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, 3.21 लाख करोड़ का है। 283 करोड़ का जो है वो लगभग टोटल बिजनेस है। 156 करोड़ के करीब डिपॉजिट है, 127 करोड़ के एडवांसेस है, और ग्रॉस एनपीए भी कम हुआ है, 1.93% है, और नेट एनपीए भी 0.39% पे आ गया है। यानी सभी पैरामीटर्स बैंकों के जो है वो एक अच्छी दिशा में परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। अब ये परफॉर्मेंस के कारण से जहां रिजर्व बैंक को डिविडेंड मिलेगा, सरकार को डिविडेंड मिलेगा, और जो शेयर होल्डर है उनको भी उनके शेयर्स पर डिविडेंड मिलेगा। लेकिन क्या बैंकों में काम कर रहे कर्मचारी अधिकारियों के ऊपर भी उनका चाहे पीएलआई हो या बाकी उनकी सुविधाएं हो, और उसके साथ एक बड़ा वर्ग जो कि रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉइज है, पेंशनर है, उसके सुविधाओं में भी बैंक क्या कुछ वृद्धि करेंगे, या जो इतना बड़ा केक है, इतना बड़ा प्रॉफिट है, उसको सिर्फ डिविडेंड के रूप में बांट के शांत हो जाएंगे? क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है रिटायर्ड एम्प्लॉइज का, क्योंकि रिटायर्ड एम्प्लॉइज, पेंशनर, उनका भी बड़ा योगदान है इस बैंक के प्रॉफिट में। आप कहेंगे कैसे? तो ऐसे कि लगभग सभी रिटायर्ड एम्प्लॉइज, पेंशनर का जो डिपॉजिट है, जो उनको टर्मिनल बेनिफिट मिलता है, वो सारा ही तो इन पब्लिक सेक्टर बैंक में है, चाहे वो कासा के रूप में है, चाहे एफडी के रूप में है। तो बैंक उससे अच्छी कमाई कर रहे हैं, और उनका जो पेंशन फंड है वो भी बैंकों के पास ही है। लेकिन पेंशनर इस प्रॉफिट का हिस्सा बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये समय बताएगा। जहां यूनियंस बैंकों में 5 डे की डिमांड कर रही हैं, लड़ाई कर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं, स्ट्राइक कर रही हैं, वहीं इंडसइंड बैंक ने 2 दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम की परमिशन दे दी है। जी हाँ, यानी वहाँ 5 डे लागू हो गया।
प्रधानमंत्री की अपील के बाद इंडसइंड बैंक ने अपने उन कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, जो एचआर में काम करते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम 2 दिन की अनुमति दे दी है। मार्केटिंग में काम करते हैं उनके लिए भी है, यानी उनको शाखा में, बैंक में नहीं आना है। पायलट फेज के रूप में उन्होंने ये शुरू किया है, लेकिन जो ब्रांच में काम करते हैं वो ऐसे ही ब्रांच में आते रहेंगे, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़े वर्ग को एक राहत देने की कोशिश की है इंडसइंड बैंक ने। वहीं एक बहुत बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट जो है एमिरेट्स एनबीटी, जो दुबई बेस्ड नेशनल बैंक ऑफ दुबई है, उसको भारत के आरबीएल यानी पहला रत्नाकर बैंक लिमिटेड में 74% की हिस्सेदारी खरीदने की और $3 अरब की इन्वेस्टमेंट की जो परमिशन है वो मिल गई है फाइनल रिजर्व बैंक से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से, यानी सारी परमिशन क्लियर हो गई हैं। अब बहुत जल्दी वो इन्वेस्ट कर देंगे आरबीएल में। आरबीएल जिसकी लगभग 580 के करीब ब्रांचेस है, 28 स्टेट में काम करता है, 15.11 मिलियन कस्टमर्स हैं उनके। तो उस बैंक में एक बहुत बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है $3 अरब का, जो कि बैंकिंग में एक रास्ता खोल रहा है। प्राइवेट बैंक में 74% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ये शुरुआत है, और आगे भी और बहुत सारे बैंक जो हैं उनमें ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद दिखाई देती है। आरआरबी जो कि 28 राज्यों में काम कर रहा है, काफ़ी उसके मर्जर के बाद, अमालगामेशन के बाद वन स्टेट वन बैंक का कंसेप्ट लागू हो गया है, लेकिन अभी भी वहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं, यानी जो उनकी टेक्नोलॉजी की दिक्कत है। और जब ये डिजिटल फ्रॉड और ये सारी चीज़ें हो रही है, उसके लिए रिजर्व बैंक भी चिंतित है। तो रिजर्व बैंक ने एक प्लानिंग बनाई है कि एक सेंट्रलाइज बैंक ऑफिस हो, यानी एक सिस्टम हो, एक सॉफ्टवेयर हो, जिसको कि सभी आरआरबी में लागू किया जाए, जिसके कारण से वहाँ पर डिजिटल जो सर्वर है उसकी सिक्योरिटी हो सके, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो सके, इम्प्रूव हो सके। तो वो बहुत जल्द वो असर दिखने वाला है रिजर्व बैंक की इस प्लानिंग का। हालांकि आरआरबी ने भी अच्छा प्रॉफिट कमाया है इस साल, 7,720 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है आरआरबी को, और लगभग 35% जो स्टेक है वो स्पॉन्सर्ड बैंक का है। तो इन बैंकों की तरफ भी रिजर्व बैंक का ध्यान गया है, ताकि इनकी भी जो टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्रूव किया जाए, डिजिटलाइजेशन को देखा जाए और डिजिटल फ्रॉड ना हो, सिक्योर्ड नेटवर्क हो, उसकी चिंता इस सेंट्रलाइज्ड बैंक ऑफिस के थ्रू रिजर्व बैंक करने जा रहा है। अब डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने एक और पहल की थी, और उसके लिए प्रस्ताव भी दिए थे कि क्यों ना जो P2P यानी पर्सन टू पर्सन अकाउंट में जो ट्रांसफ़र किया जाता है पैसा 10,000, उससे यदि ज़्यादा है तो 1 घंटे का पॉज हो, यानी इमीडिएट वो क्रेडिट ना हो, इमीडिएट पैसा ना जाए, ताकि गलती से या फोर्सफुली कोई ऐसा ट्रांसफ़र करवाया जाए तो उसको रोका जा सके। उस पर अब बैंकों में सहमति बन गई है, बैंक उसके लिए तैयार है। हालांकि जो पॉज
मशीन्स यूज़ करने वाले वेंडर्स हैं उनको उसमें दिक्कत थी, अब वो भी तैयार हैं। लेकिन हो सकता है कि ये 10,000 की अमाउंट को 25,000 रुपये कर दिया जाए, लेकिन ये सिक्योरिटी के फीचर के हिसाब से एक बहुत अच्छा प्रयास होगा कि P2P में 10,000 नहीं तो 25,000 से ज़्यादा का अमाउंट अगर ट्रांसफ़र होता है तो 1 घंटे का पॉज होगा और उसके बाद पेमेंट जो है वो रिसीव होगी सेंडर के द्वारा भेजी गई व्यक्ति को। हालांकि ये अभी P2M यानी पर्सन टू मर्चेंट जो है उस पर ये लागू शायद नहीं होगा, क्योंकि वहाँ अभी सहमति नहीं बनी है। तो एक अच्छा प्रयास है डिजिटल फ्रॉड्स को रोकने के लिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही, मिलेंगे अगले शनिवार। आप सभी को फिर बहुत बहुत धन्यवाद कि आज 50वां एपिसोड पूरा हुआ है। आगे भी ये यात्रा चलती रहेगी, आपका स्नेह ऐसे ही बना रहेगा। कृपया वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि और भी बहुत सारी जानकारियाँ बैंकिंग संबंधित आप तक पहुँचाता रहूँ। नमस्कार।